शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और ये चौंकाने वाली तस्वीरों के साथ अमेरिका से है ये खबर, जहां आसमान में उड़ते उड़ते दो विमान आपस में टकरा गए। अमेरिका के टेक्सास राज्य में एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ। 6 लोगों की जान चली गई। इसमें दोनों विमानों में कुल 6 लोग सवार थे। सभी लोगों की जान चली गई। हादसे में टकराने वाले ये दोनों विमानों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। दोनों विमान विंटेज मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे जो टेक्सास के डालास शहर के एयर शो में शामिल होने आए थे। एयर शो में करतब दिखाते वक्त हवा में ये दोनों विमान टकरा गए। अमेरिका का डालास, वहां ये 2 विंटेज एयरक्राफ्ट टकरा गए हैं। दोनों विमानों में 6 लोग सवार थे। 6 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के साथ आपको यह बड़ी खबर हम बता रहे हैं। अमेरिका में यह बड़ा विमान हादसा हुआ है। 2 विमान आपस में टकरा गए और कैमरे में कैप्चर हुई 2 विमानों की यह टक्कर। बताया जा रहा है कि यहां पर ये 2 विमान आसमान में टकराए और यह हादसा कैमरे में कैद हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विंटेज एयर शो के दौरान इन 2 विमानों की टक्कर हो गई। दोनों विमानों की आसमान में टक्कर देखकर वहां जो लोग देख रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को, उनके होश उड़ गए। आप बैकग्राउंड में आ रही आवाजों को सुनकर भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि किस तरह से इतने बड़े हादसे के बाद वहां हाहाकार मच गया। दोनों ही विमानों में 6 लोग सवार थे और इस हादसे में सभी के सभी 6 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बीच हवा में ये प्लेन क्रैश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के डालस में ये एयर शो हो रहा था। एयर शो के दौरान तमाम विमान अलग अलग करतब दिखा रहे थे और इसी दौरान एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश में ये दोनों विमान आपस में टकरा गए और एक विमान तो टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। दावा है जो भी ये वीडियो देखेगा उसका कलेजा कांप जाएगा। हवा में 2 प्लेन इस तरह भिड़ेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। जमीन से कई मीटर ऊपर 2 प्लेन आपस में इस तरह टकराकर क्रैश हो जाएंगे, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में 2 प्लेन की महा टक्कर हुई, फिर महाविस्फोट हुआ और फिर चारों ओर कोहरा मच गया। तस्वीरें अमेरिका के टेक्सास के तीसरे सबसे बड़े शहर डालास की हैं। 12 नवंबर की दोपहर 1:30 बज रहे थे। डालास में विंटेज एयर शो चल रहा था। एक बोइंग B-17 हवा में करतब दिखा रहा था। अचानक इस प्लेन के पास बेल P-63 नाम का दूसरा प्लेन आया और दोनों में टक्कर हो गई। फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग को शांत किया और मलबे से जिंदगी को बचाने का मिशन शुरू हुआ। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी जान माल के सही आंकड़े की जानकारी नहीं दी है। हादसे में दोनों विमानों के पायलट समेत उनमें सवार कुल 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। मामले की जांच जारी है। तो हवा में प्लेन टकराने के बाद कितने लोगों की मौत हुई, कितना नुकसान हुआ, इन सवालों के जवाब तो मिल गए हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। एयर शो में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? प्रोफेशनल पायलट से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? जिन विमानों के दम पर मित्र देशों ने जर्मनी को 2nd वर्ल्ड वॉर में हराया था, वो प्लेन इतनी लापरवाही से कैसे टकरा गए? इन सवालों का जवाब कुछ ही घंटे में मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट सामने आने से पहले आइए आपको क्रैश हुए प्लेन्स के बारे में बताते हैं। इन प्लेन में से एक था B-17 बॉम्बर, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना पर चुन चुनकर बम बरसाए थे। ये B-17 बॉम्बर जर्मनी के खिलाफ मित्र देशों का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ था। अब बात दूसरे प्लेन की। B-17 बॉम्बर से जिसकी टक्कर हुई उसका नाम था P-63, जिसे किंग कोबरा भी कहा जाता है। 2nd वर्ल्ड वॉर में सोवियत रूस की सेना ने इसी P-63 से कई कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 2nd वर्ल्ड वॉर के हीरो माने जाने वाले ये दोनों प्लेन अब खाक हो चुके हैं। न्यूज एंड व्यूज में अब आपको बताते हैं भूकंप के बारे में। अमेरिका के टेक्सास में लोग हवा में हादसे से दहल गए तो हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा धरती डोलने से थर्रा उठा। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटकों से दिल्ली, NCR, यूपी और उत्तराखंड के कई शहर में लोग सहम गए। धरती के हिलने से लोगों के घर हिल गए, झूमर हिल गए, पंखे हिल गए, तस्वीरें हिलने लगी। लोगों के दिलो दिमाग दहशत से भर गए। लोग घर दफ्तर छोड़कर बाहर निकल आए। हल्का सा जैसे पाँव में तो कंपन आई जाती है बॉडी में, धीरे धीरे करके जैसे कोई हवा के साथ निकलता ही चला। भले ही धरती चंद सेकंड के लिए हिली, लेकिन वो लम्हे कितने खौफनाक थे
ये उनसे पूछिए जिन्होंने धरती के कंपन को महसूस किया। एक हफ्ते में दोबारा जलजले की दस्तक से लोग ये सोचकर सहम उठे कि आगे न जाने क्या होने वाला है। हम लोग बैठे थे तो हल्का महसूस हुआ, पंखा हिल रहा है। भूकंप के झटके तो खत्म हो गए, लेकिन घबराकर घरों से बाहर भागे लोगों के दिलों में भरा डर नहीं। 5.4 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लिहाजा उत्तराखंड की धरती भी कांपी। क्या आम और क्या खास, सब सहम गए। ये तस्वीरें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की है, जो पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके आने के बाद घर से बाहर आ गए। उनकी तरह बहुत से और लोग भी भूकंप के डर से घर बार छोड़कर बाहर मौजूद थे। न्यूज एंड व्यूज में अब बात चुनावी सरगर्मी के बीच रेड की। देखिए, गुजरात में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच बहुत बड़ी छापेमारी से हड़कंप मच गया। ये गुजरात एटीएस और जीएसटी की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन था। 13 जिले, 150 ठिकाने और 65 लोग अरेस्ट। गुजरात में एटीएस और जीएसटी टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में टैक्स चोरी और धन के लेन देन से जुड़े कई खुलासे हुए। सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, भरूच और भावनगर में एटीएस की रेड से हड़कंप मच गया। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साजिद अजमल शेख और शहजाद नाम के 2 शख्स काफी समय से एटीएस के रडार पर थे। एटीएस और जीएसटी की टीम के पास ऐसे इनपुट थे कि साजिद और शहजाद ने पूरे स्टेट में जीएसटी चोरी रैकेट फैला रखा है, जिसके बाद इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रेड के बाद एटीएस और जीएसटी की टीम ने उन लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं जिन्हें डिटेन किया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले इतनी बड़ी रेड का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि डिटेन किए गए कुछ लोगों के तार प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और हवाला रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। और ये बड़ी खबर जानिए आपके लिए उत्तर प्रदेश से आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बीते कुछ दिनों में कुत्ते के काटने की खबर आई थी। तो खबर यह कि किसी को अगर कुत्ते या बिल्ली ने काटा तो उस पालतू कुत्ते या बिल्ली के मालिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा उत्तर प्रदेश में, और घायल शख्स के इलाज का खर्च भी उसी मालिक को उठाना पड़ेगा। पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं सामने निकल कर आई थी। नोएडा से ये घटना आई थी, लखनऊ में ये घटना निकल कर सामने आई थी। कई ऐसे जिले थे, अलग अलग सोसाइटीज में ये घटना सामने आई थी। सीसीटीवी फुटेज भी आए थे कि अगर जो पेट डॉग्स थे, जो पालतू कुत्ते थे, वो लोगों को काट रहे थे, उस पर कुछ नहीं हो रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये नया फैसला आया है कि उस पर अब जुर्माना लगाया जाएगा जो कुत्ते या बिल्ली का मालिक होगा, और इसके साथ ही जिसको ये कुत्ता या बिल्ली काटेंगे उसका इलाज कराया जाएगा। 10,000 का लगेगा जुर्माना, उत्तर प्रदेश में इलाज भी कराना पड़ेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार का है यह बड़ा फैसला कि अगर किसी के पेट डॉग के कुत्ते या बिल्ली ने, जो पेट डॉग है, अगर उसको काटा तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यह फैसला इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नोएडा, लखनऊ और कई बड़े शहरों के सोसाइटीज में कुत्तों के काटने की घटना सामने आई थी। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, जब कैमरे में कैद हुई वो तस्वीरें, जब एक कुत्ते ने किसी शख्स को काटा, उस पर हमला किया और उसके बाद लगातार ये विवाद बढ़ता चला गया। और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि किसी भी कुत्ते या फिर बिल्ली ने किसी शख्स को काटा तो उस कुत्ते या फिर बिल्ली के मालिक पर जुर्माना होगा और उस घायल शख्स का इलाज भी मालिक को ही कराना होगा। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जब एक नोएडा की सोसाइटी में कुरियर बॉय को काट लिया था, रास्ते में घूम रहे बच्चे को काट लिया था। ये फैसला बहुत अहम और जरूरी था, क्योंकि पालतू कुत्तों का आतंक बढ़ गया था और मालिक उस पर झगड़ पड़ते थे। तो 10,000 का जुर्माना देना होगा और उसका इलाज भी कराना होगा। न्यूज एंड व्यूज में खबरों में आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना करतूत को अंजाम दिया है। एक बार फिर गैर कश्मीरी पर गोलियां बरसाई गई हैं। दहशत फैलाने के मकसद से एक बार फिर मजदूरों को निशाना बनाया गया है। उसी पर यह रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टारगेट शूटिंग को अंजाम दिया है। आतंकवादियों ने बीती रात अनंतनाग में गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट करके फायरिंग की है। हमले में 2 मजदूर घायल हुए हैं। एक का नाम छोटा प्रसाद है, जबकि दूसरा घायल का नाम गोविंद है। यूपी के गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस कायराना हमले को अनंतनाग के राख मोमीन इलाके में अंजाम दिया गया। फिलहाल दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
इसके अलावा कश्मीर से एक और बड़ी खबर आई है। कल जम्मू कश्मीर ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स और उसके नए टेरर आउटफिट TRF के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये हैंडलर्स कश्मीर में पत्रकारों को धमकी दे रहे थे। शिकायत के बाद शेरगारी थाने में UAPA और IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। और न्यूज और व्यूज में खबर अब अपराध से जुड़ी हुई किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत, सोशल मीडिया पर झांसा और लाखों की धोखाधड़ी। ये ठगों के उस गिरोह की कहानी है जिनका भंडाफोड़ नोएडा में हुआ है। आप भी देखिए। इंसान की मजबूती का फायदा उठाकर तिजोरी कैसे भरी जाती है, ये जानना है तो आपको नोएडा के इन शातिरबाजों से मिलना होगा। नोएडा पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। ये ग्रुप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके शिकार ढूंढता था। बड़े बड़े अस्पतालों के नाम से फर्जी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना इनके बाएं हाथ का खेल था। थाना सेक्टर 63 में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संगठित गिरोह है जो कि किडनी पेशेंट्स या फिर उनके रिलेटिव से संपर्क करता है। जो लोगों को किडनी की ज़रूरत होती है उनको ट्रांसप्लांट कराने के बहाने ठगी करता है। इस संबंध में थाना सेक्टर 63 पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल थाना सेक्टर 63 की पुलिस किडनी ट्रांसप्लांट कराने के नाम पर ठगी करने वाले इस गैंग से पूछताछ करके ये पता लगा रही है कि अब तक इन लोगों ने किस किस को अपना शिकार बनाया है और किस से कितने की ठगी की है। न्यूज एंड व्यूज में बात करते हैं शिल्पा शेट्टी के आध्यात्मिक करेक्शन की। मशहूर बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी वाराणसी पहुंची, महादेव और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। काशी के घाट पर यह भीड़ बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को देखने के लिए उमड़ी है। शनिवार शाम शिल्पा काशी पहुंची, गंगा के तट पर दिए जलाए, गंगोत्री सेवा समिति की आरती में शामिल हुई और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी भी लगाई। ये देखिए, सुरक्षा के घेरे के बीच शिल्पा कितनी खुश दिखाई दे रही है। शिल्पा ने काशी कॉरिडोर देखा तो बस देखती रह गई। गंगा की धाराओं पर नाव से सफर का आनंद लिया। बताया जा रहा है कि फिल्म बाजीगर के रिलीज होने के 29 साल पूरे होने के अवसर पर शिल्पा ने काशी यात्रा की है। इसके पहले साउथ के स्टार एक्टर विशाल भी काशी जा चुके हैं। काशी यात्रा के बाद तो विशाल ने ट्वीट करके पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। विशाल ने कहा था कि ऐसी काशी पहले कभी नहीं देखी। विशाल ने मोदी को सैल्यूट भी किया था। न्यूज एंड व्यूज में अब वो वायरल खबर जो सपनों की नगरी मुंबई से आई है। मुंबई के लोखंडवाला में एक BMW कार में अचानक लगी आग से कार जलकर खाक हो गई। वीडियो में नजर आ रही ये आग की लपटें और काला धुआं एक कार से उठ रहा है। बीच सड़क पर धू धू कर जल रही कार और लोगों की भीड़ इस जलती कार का वीडियो बना रही है। इसी बीच कार में अचानक विस्फोट होता है और तेज लपटें निकलती हुई दिखाई देती है। तमाशबीनों को संभलने का मौका ही मिला था कि कुछ ही देर बाद एक बार फिर कार में तेज धमाका होता है। बीच सड़क पर कार में लगी आग का यह वीडियो मुंबई के लोखंडवाला इलाके का है। दोपहर 11:15 बजे का वक्त था। अचानक चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह खुद को बाहर निकालकर जान बचाई, नहीं तो अनर्थ हो सकता था। कुछ ही मिनटों में कार जलकर खाक हो गई। आग की लपटें बता रही हैं कि अगर कोई इंसान इस कार में फंस जाता तो उसका क्या अंजाम होता। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर चेतावनी की। पेंटागन को ऐसी खबरें मिली है कि ईरान सऊदी अरब की तेल साइट पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान को डराने के लिए अमेरिका ने एक बड़ी चाल चली है। सऊदी अरब और ईरान के बीच जंग के शोले कभी भी भड़क सकते हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सऊदी अरब की ओर से सुपर पावर अमेरिका को मोर्चा संभालना पड़ गया है। अमेरिका ने ईरान और वहां की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को चेतावनी देने के लिए गल्फ कंट्रीज में B-52 परमाणु बॉम्बर को उड़ाया है।
B-52 बॉम्बर में न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत है और इसकी रेंज करीब 14,000 किलोमीटर तक होती है। अमेरिका ने इस महाविनाशक के जरिए ईरान को जंगी तेवर अपने दोस्त सऊदी अरब के लिए दिखाए। दरअसल यूं तो सऊदी और ईरान में अदावत दशकों पुरानी है, लेकिन हिजाब प्रोटेस्ट की आग में झुलस रहे ईरान का मानना है कि सऊदी अरब हिजाब प्रदर्शन को भड़का रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी ने तो सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली है। अगर सऊदी के पास से अमेरिका का सपोर्ट हट जाए तो ईरान भारी पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका को जंग का एक टीजर दिखाना पड़ रहा है। बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट कर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है और लिखा है कि इन लुटेरों से सावधान रहें। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये तल्ख बयान दिए जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल अपडेट ये कि दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट किया और दिल्ली के जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन पर हमला बोल दिया। लिखा कि इन लुटेरों से सावधान रहें। बीजेपी, दिल्ली बीजेपी का है ये ट्वीट। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के साथ ये तस्वीर भी ट्वीट की है, इस पर लिखा हुआ है लुटेरा। दिल्ली बीजेपी ने ये ट्वीट किया है। मनीष सिसोदिया की फोटो, एक मोटर बाइक पर बैठे हुए, ऊपर लिखा है लुटेरा और इसके साथ में लिखा है कैप्शन कि इन लुटेरों से सावधान रहें। दिल्ली के एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, उसके तहत दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं और फिलहाल दिल्ली बीजेपी ने एक ये पोस्टर, ये तस्वीर ट्वीट की है मनीष सिसोदिया के। उसमें इनको बुलेट पर एक बाइक है जिस पर दिखाया गया है और उसके ऊपर लिखा गया है लुटेरा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ये वॉर शुरू हो चुका है। कभी ये पोस्टर वॉर नजर आता है, सोशल मीडिया पर भी ये वॉर अब नजर आ रहा है जब बीजेपी ने ट्वीट करते हुए लुटेरा, जो कि एक बॉलीवुड फिल्म है, उसी के पोस्टर को इस्तेमाल करते हुए मनीष सिसोदिया का फोटो लगाया और लिखा है कि इन लुटेरों से सावधान रहें। और हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी की ओर से तंज कसा गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो शराब घोटाले को लेकर बीजेपी हमलावर है और लगातार मनीष सिसोदिया के खिलाफ इस तरह की कैंपेन चला रही है। और अब क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं और सोमवार आखिरी दिन है नामांकन भरने का और बहुत कम समय बचा है प्रचार का, तो ऐसे में बीजेपी शराब घोटाले को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है और ये बताना चाहती है, ये परसेप्शन बनाना चाहती है चुनाव से पहले कि जो ईमानदारी की बात करती थी आम आदमी पार्टी और जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं वो उस तरह से नहीं है और इनके पर शराब घोटाले का आरोप है, करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है, सुकेश चंद्र से पैसा लेने का आरोप है। इसी संदेश को देने के लिए बीजेपी, दिल्ली बीजेपी ने ऐसा किया है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज एंड व्यूज में खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर गुजरात से। गुजरात की चुनावी गर्मी के बाद औकात तक आ गई है। ये बात चुनावी गर्मी की। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उनसे एक बड़े नेता ने मर्यादा लांघते हुए पीएम मोदी पर हमला किया है। उसी पर यह रिपोर्ट। कहूँगा कि नरेंद्र मोदी के औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो होम मिनिस्टर बने थे आज़ाद भारत के सबसे ऐसे, उसकी कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी को रखना बड़ी हास्यास्पद चीज़ है। मौका कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने का था जिसमें वादा किया गया कि अहमदाबाद में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर है, वो कांग्रेस सरकार बनने पर बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रखा जाएगा। इसे लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जब सवाल पूछा तो कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा बोल गए। पीएम मोदी पर मधुसूदन मिस्त्री इस कदर भड़के कि टोकने के बाद भी अपने शब्दों पर कायम रहे। नरेंद्र मोदी को औकात बताएंगे, बड़ा आक्रोश आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे राष्ट्रीय नेता को तुम इतने छोटे उसका नाम बदल के अपने आप के अंदर कैसे रख सकते हो? मैं तो बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए। सरदार पटेल के नाम के बहाने कांग्रेस गुजराती अस्मिता के अस्त्र से मोदी को घेर रही है, लेकिन औकात शब्द का इस्तेमाल कहीं कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल न साबित हो जाए। देखिए, चुनावी सरगर्मियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। वार हुआ तो पलटवार भी सामने आया। अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सरदार वाला तीर चलाया, औकात वाला आघात किया, तो बीजेपी ने भी सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर मधुसूदन मिस्त्री के बयान को बीजेपी ने गुजरात के गौरव पर आघात बताया। जनता को याद दिलाया कि इससे पहले भी वो उन्हें मौत का सौदागर समेत कई बार अपशब्द कह चुकी है। यह राजनीति में गरिमा को तार तार करने और मर्यादा को निचले स्तर पर ले जाने का एक बड़ा दुखद उदाहरण है। और दुर्भाग्य यह है कि इसकी शुरुआत भी गुजरात से ही 2007 में हुई थी,
जब सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। सरदार पटेल के नाम को लेकर कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा जा रहा है। किसने किसको क्या औकात समझी और किसने किसके साथ क्या न्याय किया, ये इतिहास में किसी से छुपा नहीं है। सरदार साहब की मृत्यु के बाद कि 8-10 वर्षों तक कोई एक योजना जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की उनके नाम पे। साफ है कि कांग्रेस नेता मधुसूदन तिवारी के औकात वाले बयान ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, वो भी उस गुजरात की धरती पर जहां के मोदी रहने वाले हैं। तो वार पलटवार के बाद अब बात सियासी तंज की। अब शब्द बोलने वालों को पीएम मोदी ने जोरदार जवाब दिया। तेलंगाना में एक रैली में विरोधियों पर तंज कसते हुए बोले कि गालियां उनके अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन बन जाती हैं। अभी तेलंगाना में तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं। पीएम मोदी बेगमपेट के रामागुंडम में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के संयंत्र की शुरुआत करने पहुंचे थे। केसीआर पर निशाना साधा। ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। न्यूज एंड व्यूज में अब बात दिलेरी की। फर्ज की खातिर जान दांव पर लगाने का एक वीडियो सामने आया है। पिस्टल वाले लुटेरों से दिल्ली पुलिस का एक जवान भिड़ गया। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस के इस जवान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पूरा मामला समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज को देखिए। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में बाइक सवार लुटेरे 20 तोले सोने की चेन छीनकर भाग रहे थे। कनॉट प्लेस थाने के पेट्रोलिंग स्टाफ की नजर चेन स्नैचर्स पर गई तो उसने लुटेरों की तेज रफ्तार बाइक के सामने अपनी बाइक लगा दी। टक्कर लगते ही लुटेरे गिर गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। दोनों लुटेरों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 12 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इन लुटेरों के पास पिस्टल होते हुए भी दिल्ली पुलिस के जवानों ने जान की परवाह नहीं की और दौड़ाकर दोनों बदमाशों को दबोच लिया। शिवम दुबे और अक्षय पवार नाम के ये दोनों लुटेरे यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। फिलहाल ये दोनों आरोपी 2 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं। न्यूज एंड व्यूज में बात अब कर लेते बीसीसीआई की ताकत बढ़ाने वाली एक खबर की। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी की एक पावरफुल पोस्ट मिली है। T20 विश्व कप के लिए कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के लिए बड़ा दिन रहा। ग्रेग बार्कले को निर्विरोध रूप से आईसीसी का चेयरमैन चुना गया। ग्रेग बार्कले लगातार दूसरी बार आईसीसी चेयरमैन चुने गए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। नतीजे आने से पहले जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर त्वेंगवा मुखुलानी ने भी आईसीसी की सुप्रीम पोस्ट के लिए दावेदारी भरी थी, लेकिन बाद में उन्होंने नाम वापस ले लिया। अगले 2 साल अब आईसीसी को ग्रेग बार्कले लीड करेंगे। उधर आईसीसी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमक एक बार फिर दिखी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आईसीसी में बड़ी एंट्री मारी है। जय शाह आईसीसी के सेमी फाइनेंशियल फैसले लेने वाली कमेटी के चीफ बन गए हैं। आईसीसी के स्ट्रक्चर में फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स के अध्यक्ष को चेयरमैन जितना ही ताकतवर माना जाता है, क्योंकि आईसीसी में जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं उनके वेन्यू शेयर, स्पॉन्सर और बाकी डील्स को तय करने की पावर इसी कमेटी के पास रहती है। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 7 एयर ड्रिल का समापन हो गया। इस युद्धाभ्यास में दुनिया ने भारत की हवाई ताकत देखी। राजस्थान के रण में ये भारत और फ्रांस के वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहे वॉर ड्रिल गरुड़ 7 का कल आखिरी दिन।
26 अक्टूबर से लेकर कल तक इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के जवानों ने यहां जमकर जंगी युद्धाभ्यास किया। वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30 MKI, राफेल, LCA तेजस और जैगुआर लड़ाकू विमानों ने अपना दमखम दिखाया। फ्रांस ने भी राफेल और A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से कौशल दिखाया। बॉर्डर के नजदीक वायुवीरों की हुंकार से टेरर कंट्री पाकिस्तान में खौफ का करंट दौड़ गया। हवाई फाइटर्स की दहाड़ से जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास इलाके रोमांच से भर उठे। इस द्विपक्षीय एयर ड्रिल का ये 7th एडिशन है। गरुड़ युद्धाभ्यास की शुरुआत साल 2003 में भारत में हुई थी। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर जिसने किसी की चिंता को बढ़ा दिया है। मुस्लिम वोट बैंक के दम पर सियासत का खेल बिगाड़ देने वाले ओवैसी ने बीजेपी के पसमानदा काट पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को रिझाना शुरू किया तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। अहमदाबाद में ओवैसी चुनाव प्रचार कर रहे थे। ABP न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने ओवैसी से इसी बाबत सवाल पूछ लिया तो सुनिए ओवैसी ने क्या जवाब दिया। इनकी जो मोहब्बत है ना, ये कभी वफा नहीं करेंगे, ये हमेशा जफा करते और जफा ही करेंगे। दरअसल बीते कुछ महीनों से RSS और बीजेपी के बड़े नेता मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मिल रहे हैं। मुसलमानों में 80% हिस्सेदारी रखने वाले पसमानदा समाज के लिए बीजेपी ने कई रैलियां भी की, लेकिन ओवैसी को ये सब दिखावा लगता है। पसमानदा मुसलमान से झूठी मोहब्बत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप लिख कर दे दिए कि ये लोग भारत के नहीं है, फॉरेन ओरिजिन के हैं, तो ये इनकी असली मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं है, ये तो आपकी दुश्मनी में बात कर रहे हैं। ओवैसी इन दिनों गुजरात में हैं और AIMIM के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी की जनसभा में गुजरात के मुस्लिम वोटर्स की भीड़ भी दिख रही है। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर अयोध्या से, जहां दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है। इस बीच मस्जिद निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर आई है। 9 नवंबर 2019, ये तारीख तो आपको याद ही होगी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद पर ब्रेक लगाते हुए रामलला के पक्ष में फैसला सुनाया था। फैसले के तहत जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में मुस्लिमों के लिए 5 एकड़ जमीन देने का फैसला भी हुआ था, ताकि मुस्लिम समाज के लोग वहां मस्जिद बना सके। खबर है कि धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए जो दान मिल रहा है, उसमें बड़ी तादाद में हिंदू समाज के लोग हैं और ये लोग गुप्त दान कर रहे हैं। मस्जिद ट्रस्ट का दावा है कि सबसे पहले मस्जिद निर्माण में 11 हिंदुओं ने चंदा दिया था। हमारे मस्जिद ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को पहले 11 चंदा जो दिया है वो हिंदू भाई लोगों ने दिया है। उसमें बड़ा चंदा भी है, छोटा चंदा भी है, लेकिन उन्होंने गुप्त दान दिया है और ये कहते हुए दिया है कि एक सद्भावना का प्रतीक है। जानकारी के मुताबिक मस्जिद बनाने के लिए अब तक मिले कुल दान का 40% हिस्सा हिंदुओं ने दिया है। बावजूद इसके फैसले के 3 साल बाद भी मस्जिद निर्माण का काम अटका हुआ है। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर अपराध से जुड़ी हुई। देखिए, ठाणे में 2 युवकों के बीच एक सिगरेट को लेकर लड़ाई हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक शख्स की मौत हो गई। मारपीट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सीसीटीवी में कैद इस मारपीट की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि ठाणे में एक सिगरेट की कीमत एक जिंदगी से महंगी निकल गई। वीडियो डोंबिवली इलाके का है, जहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उसके दोस्त ने सिगरेट देने से मना कर दिया था। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कैसे तेज और तल्ख तेवर दिखाने के बाद एक शख्स दूसरे की पिटाई शुरू कर देता है। इस वीडियो में एक नाबालिग भी दिख रहा है, जो पहले तो पूरी मारपीट को देखता है, फिर जैसे ही मार खा रहा लड़का गश खाकर गिर जाता है, वैसे ही नाबालिग लड़का भी पीटने वाले शख्स के साथ भाग जाता है। बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद बेहोश युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान चली गई। घटना 4 नवंबर की बताई जा रही है, लेकिन मृतक के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस से संपर्क किया। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। न्यूज एंड व्यूज में बात अब बर्फबारी की। चीन में मौसम बदला है। दक्षिण पूर्व चीन के कई इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं।
कोरोना और बाढ़ के बाद चीन पर ये बर्फ अटैक है। सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं, गाड़ियां भी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी हैं। प्रशासन के लोग सारा दिन सड़क से बर्फ हटाने में बिता दे रहे हैं। दिन के उजाले में भी खाली सड़क पर गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। जिलिन सूबे की बड़ी बड़ी इमारतों को भी बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। आइस अटैक से चीन का उत्तर पूर्व इलाका ठिठुर गया है। उधर कोरोना के केस के बीच चीन के कुछ शहरों में लॉकडाउन और शटडाउन के नियमों में ढील दे दी गई है। चीनी एक्सपर्ट का कहना है कि सीमित संसाधन और सीमित क्वारंटाइन सेंटर होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। बहुत जल्द चीन में पुरानी कोविड पॉलिसी लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि शी जिनपिंग की कोरोना पॉलिसी की वैश्विक आलोचना के बाद चीन में प्रशासन ने कदम उठाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूज एंड व्यूज में अब बात रूस यूक्रेन जंग की। क्या अब बेलारूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि रूस और बेलारूस की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो सामने आया है। जब लग रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने वाला है, तब रूस ने एक विस्फोटक वीडियो डालकर शांति की उम्मीद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मिलिट्री ट्रेनिंग देख रहे हैं आप। रूस और बेलारूस के सैनिक मिलकर जंग जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। मोर्टार वेपन, फायरिंग गन और शक्तिशाली बम विस्फोट की आवाज से इलाका थर्रा रहा है। चूंकि बेलारूस का बॉर्डर यूक्रेन से सटा है, इस लिहाज से इस मिलिट्री ट्रेनिंग के मायने बहुत खतरनाक है। मुमकिन है कि रूस के साथ मिलकर बेलारूस की सेना भी यूक्रेन पर धावा बोल दे, या फिर बेलारूस से कुछ सैनिक स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन में घुस जाएं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि बेलारूस की जमीन रूस के लिए खुली है और वो यहाँ अपने डेडली वेपन की तैनाती कर सकता है। इसलिए इस वॉर ड्रिल को यूरोप हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। और अब न्यूज एंड व्यूज में वो खबर देखिए जिसने सभी को दहशत में डाल दिया। आगरा के एक गांव में 4 पैर की दहशत ने सबको डरा रखा है। पुलिस वाले भी इस खतरे से निपटने के लिए गांव वालों की मदद करने में जुटे हुए हैं। सारा दिन खेत में गांव वालों के साथ पुलिस वाले भी कुछ इसी तरह मोर्चा संभाले हुए हैं। एक तेंदुआ इस पूरे गांव के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। इस बुजुर्ग को देखिए, इन पर तेंदुए ने घात लगाकर हमला कर दिया। किसी तरह इनकी जान बची। बाएं पैर का घुटना हरकत ही नहीं कर रहा। वीडियो आगरा के शमशाबाद के गढ़ गांव का है, जहां गांव वालों को खबर मिली कि तेंदुआ गुलाब के खेत में छिपा है। सूचना पाकर पुलिस वाले भी खेत में पहुंचे, लेकिन 2 लोगों को घायल कर देने वाला तेंदुआ इन्हें नहीं मिला। रात में सोना दूभर है, लोग पहरेदारी कर रहे हैं और दिन में झुंड बनाकर लाठियों से लैस होकर तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने भी गांव में डेरा डाला हुआ है। गांव वालों का कहना है कि जब तक तेंदुए को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक वो खौफ के साथ जीने को मजबूर है। न्यूज एंड व्यूज में अब बात करते हैं देश की चैंपियन भैंसों की, जो मध्य प्रदेश के मुरैना के मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये मध्य प्रदेश के मुरैना में पशु मेले का नजारा है। केंद्र सरकार के कृषि विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के साझा प्रयास से आयोजित इस मेले में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे, लेकिन वीवीआईपीज की एंट्री के बावजूद इस मेले की शान और सुर्खियां बने हरियाणा के आए 2 भैंस। इन भैंसों को देखने के लिए मुरैना के लोग भारी तादाद में पशु मेले में पहुंच रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि पानीपत और कुरुक्षेत्र से आए इन दोनों भैंसों की कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ये भैंसे 10 करोड़ रुपए के हैं। डाइट में सर इसको हम 10 केजी दूध पिलाते हैं सुबह शाम में, और 4 केजी दाना सुबह, 4 केजी शाम को। सलाद होता है सुबह में, जैसे गाजर है, मूली है, सलगम है, सेब है, केला है, ये हम सलाद में देते हैं। इन्हें मामूली भैंसा मत समझिए। हर महीने ये अपने मालिकों को 5 लाख तक रुपए की आमदनी देते हैं। इन भैंसों की डाइट बहुत हैवी होती है। हर रोज 3 से 5 हजार रुपए इनके आहार पर खर्च होते हैं।
न्यूज इन न्यूज में अब बात राजनीति की। देखिए, एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कल रात दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। उम्मीदवारों में बॉबी किन्नर का भी नाम शामिल है। 38 साल की बॉबी किन्नर के बारे में दावा किया जाता है कि वो अन्ना आंदोलन के समय से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ थे। बॉबी ने इससे पहले 2017 के एमसीडी चुनाव में भी ताल ठोकी थी। तब वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। अब चुनाव जब आप मैदान में उतरेंगी, प्रचार करेंगी, क्या लगता है कि उतना सपोर्ट मिल पाता है वार्ड में आपको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए? क्योंकि आप अलग कम्युनिटी से आती हैं, तो किसी प्रकार का भेदभाव को नजर? नहीं सर, मुझे नहीं आता किसी प्रकार का भेदभाव, क्योंकि मैं सर वहाँ जितने भी लोग रहते हैं सबकी हेल्प करती हूँ हमेशा। आधी रात की भी उनकी मदद के लिए हमेशा मैं सर खड़ी रहती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प करूँ, किसी की मदद करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। बताया जा रहा है कि ये पहली बार है जब दिल्ली की किसी सत्तारूढ़ पार्टी ने किसी किन्नर पर चुनावी दांव खेला है। एक चौंकाने वाली दावेदारी एक्स एमएलए विजेंद्र गर्ग की भी है। साल 2015 में राजेंद्र नगर से विधायक बने विजेंद्र गर्ग को नारायणा वार्ड से एमसीडी इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया गया है। बात अलीगढ़ की, जहां एएमयू कैंपस में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत फैल गई। ऐसे ही तमंचे और ऐसे ही कारतूसों से एएमयू कैंपस में कोहराम मच गया, क्योंकि इन अवैध हथियारों के बल पर एक लड़के ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एएमयू में ताबड़तोड़ फायरिंग की, अफरा तफरी मचा दी। वहाँ कुछ सीनियर बच्चे बैठे थे, उन्होंने इस चीज़ को रोका, उन्होंने इसमें इंटरप्ट किया, मगर उसमें यह हुआ कि जब इंटरप्शन के बाद वो लोग थोड़ा फ्यूरियस हुए और वापस चले गए। फिर दोबारा लौट के आए, इन्होंने एक फायर किया वहाँ पर। भाग रहे आरोपियों का सुरक्षा कर्मियों ने पीछा किया। एक युवक तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन शोएब उर्फ चोबा नाम के इस आरोपी का पीछा करते हुए उसके फ्लैट तक पहुंच गए और अवैध असलहे से भरे बैग के साथ उसे धर दबोचा। मैं जा रहा था वहाँ से, गाड़ी पे से जा रहा था। मैं गाड़ी पे से जाके 3-4 लड़की बैठी थी। एक ने मतलब दूर से इशारा कर दिया, कमेंट पास कर दी मतलब, तो मैंने गाड़ी मोड़ के लगाई। सुना आपने, आरोपी के मुताबिक कैंपस में कुछ छात्र छात्राओं ने उस पर कमेंट किए, जिसको लेकर नौबत मारपीट और फायरिंग तक आ गई। यह व्यक्ति यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है और जिससे पूछताछ की जा रही है। ये खबर यूपी से। यूपी में यूं तो सरकारी गाइडलाइन के बाद से नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ी जा रही है, लेकिन गाजियाबाद से सड़क पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया। इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है, उसी पर रिपोर्ट। इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले को तूल दे दिया है। वीडियो गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के गरिमा गार्डन का है, जहां मस्जिद में भीड़ ज्यादा होने की वजह से जुमे की नमाज इस गली में अदा की गई। इन नमाजियों के खिलाफ बीट कांस्टेबल ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया है। सड़क पे नमाज पढ़ने का वीडियो फोटो ट्वीट हुआ था, वायरल हुआ था। इस संबंध में संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पे उचित धाराओं में जो संबंधित मस्जिद है उसके मुतवल्ली के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस मामले में गौशिया मस्जिद के मुतवल्ली जान मोहम्मद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि जान मोहम्मद ने ही लोगों को रास्ते में नमाज पढ़ने के लिए कहा था। पुलिस ने इस मामले में 341, 447, 188 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।